चैप्टर नंबर 5 पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे अवकल समीकरण का ज्यामितीय अर्थ और लंबकोणीय संच्छेदी। संच्छेदी का मतलब है प्रतिच्छेद करने वाला और लंबकोणीय का मतलब है कि 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करने वाला जो वक्रकुल होता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे वक्रकुल का डेफिनेशन कि वक्रकुल हम कैसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखो फैमिली ऑफ कर्व्स यानी कि वक्रकुल। वक्रकुल क्या होता है, तो यहाँ पे देखो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि अवकल समीकरण होती है एक इस तरह से, जैसे हम अवकल समीकरण को हल करते हैं तो हमें इस तरह से एक इक्वेशन मिलती है। इस इक्वेशन में आप देख सकते हो ये जो सी है वो सवेच अचर है। सी का मान हम अलग अलग पुट करेंगे यानी कि सी का मान जो भिन्न भिन्न हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें भिन्न भिन्न वक्र प्राप्त होते हैं। तो हम यहाँ पे बहुत सारे वक्र प्राप्त कर सकते हैं। तो उन सब वक्र को हम क्या करते हैं, इससे डिनोट करते हैं यानी कि सी का मान बदल दो वक्र बदल जाएगा यानी कि कर्व बदलता जाएगा। तो ये जो इक्वेशन होती है ये वो होती है वक्रकुल का समीकरण। और ये वक्रकुल का समीकरण है तो ये किससे आया है, ये इससे आया है यानी कि ये उसकी अवकलन समीकरण है। तो ये हो जाएगी वक्रकुल की अवकलन समीकरण और ये हो जाएगी वक्रकुल की समीकरण। तो मैं एक इक्वेशन से आपको समझाता हूँ इसको। तो मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है इस तरह से y dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो ये वक्रकुल की अवकल समीकरण है। अब ये वक्रकुल की अवकल समीकरण क्यों है, तो अभी हम देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। यदि हम इसको समाकलन करके लिखेंगे तो इसका समाकलन करने के बाद हमें इस तरह से इक्वेशन मिलती है x की पावर 2 y की पावर 2 इक्वल टू c। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको इस तरह से इक्वेशन मिलेगी। तो ये इक्वेशन आप देख सकते हो ये किसकी इक्वेशन है, ये एक वर्त की इक्वेशन है। तो ये वर्त की इक्वेशन है और इस वर्त में आप देख सकते हो कि जैसे आप c का मान पुट करोगे आपको नई इक्वेशन मिल जाएगी जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये वर्त का इक्वेशन बन चुका है। फिर यहाँ पे आप इस तरह से करो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, कितने भी मान पुट कर सकते हो आप। तो इन सब से देखो ये सब क्या दिख रहे हैं, ये भी वर्त की इक्वेशन है, ये भी वर्त की इक्वेशन है और भी आगे वर्त की इक्वेशन आएगी। तो ये सभी इक्वेशन किससे बनी हुई है, ये सभी इससे बनी हुई है, ये भी इसी से बनी हुई है और ये आगे जो भी आएगी वो सब इसी से बनी हुई है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को देख सकते हो आप, ये सबका कुल है क्योंकि यहाँ पे जैसे सी का मान बदलेंगे हमें नई इक्वेशन मिलती जाएगी। तो यानी कि भिन्न भिन्न इक्वेशन मिलेगी हमें सी का मान बदलने पर। तो ये उस सब का कुल हो गया और जैसे हम इसका अवकलन करेंगे ये जो है इसका अवकलन करने के बाद हमें क्या मिलता है, ये मिलता है। तो ये भी क्या हो गई, इसकी कुल का समीकरण हो गए। लेकिन ये क्या है, अवकलन करने से प्राप्त होती है इसलिए हम इसको अवकल समीकरण बोलते हैं। वक्रकुल का अवकल समीकरण और ये है वक्रकुल का समीकरण। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना यदि वक्रकुल का समीकरण पूछे तो आपको केवल समीकरण ज्ञात करना और अवकल समीकरण ज्ञात करना हो तो आपको अवकलन वाला समीकरण ज्ञात करना पड़ता है। तो ये हो गए हमारे पास वक्रकुल का डेफिनेशन। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण। अब देखो प्रथम कोटि और प्रथम घात का जो अवकल समीकरण होता है तो पहले हम कोटि और घात को समझ लेते हैं। चैप्टर 1 में भी समझा था, यहाँ पे भी समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे 2 इक्वेशन लिखता हूँ, डी की पावर 2 y अपॉन डी एक्स की पावर 2 प्लस एक्स इक्वल टू 5। एक इक्वेशन ये, एक और इक्वेशन लिखते हैं हम, इसके अंदर हम लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन लिख लेते हैं हम यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी पावर में 3 कर देता हूँ प्लस 3 इक्वल टू 0। मैंने इस तरह से लिख लिया मान लो। अब ये 3 इक्वेशन है, यहाँ पे हम कोटि और घात को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अधिकतम 2 बार अवकलन हो रखा है, यहाँ पे केवल 1 बार अवकलन हो रखा है, यहाँ पे भी 1 बार अवकलन हो रखा है। तो आप देखोगे कि जो अधिकतम अवकलन होता है यहाँ पे देखो इस पद में देख सकते हो आप अधिकतम 2 बार अवकलन हो रखा है इसका। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो कोटि होगी वो इसकी कोटि 2 होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका अधिकतम अवकलन कितनी बार हो रखा है, 1 बार। तो इसकी कोटि होगी हमारे पास 1। कोटि को और भी आप अच्छे से समझना चाहते हो तो चैप्टर नंबर 1 देख सकते हो आप। तो यहाँ पे इसकी कोटि हो जाएगी 1, यहाँ पे इसकी कोटि हो जाएगी 1 क्योंकि यहाँ पे भी अधिकतम 1 टाइम अवकलन हो रखा है। तो ये तो हो जाती है कोटि कि कितनी बार अधिकतम अवकलन किया हुआ। अब हम देखते हैं इनकी घात। तो घात कैसे पता चलती है,
घात देखने के लिए हम देखेंगे हमने कोटि किसकी देखी थी, हमने यहाँ से देखा था कोटि, क्योंकि इसकी यहाँ पे देखा था कि अधिकतम 2 बार अवकलन हो रखा है, इसका मतलब इसकी कोटि 2 है। तो हम इसी पद की घात देखेंगे, इस पद पे कितनी पावर लगी हुई है। तो हम देखेंगे ये जो पूरा पद है, यदि मैं इसको कोष्टक में लिखूं तो इसकी तो कोई घात नहीं लगी हुई, कोई घात नहीं लगी हुई, मतलब कि 1 घात लगी हुई है। तो इसकी जो घात होगी वो होगी 1। तो यहाँ पे इसकी घात हमारे पास 1 हो गई। यहाँ पे आप देखोगे इसमें, तो ये जो पूरा पद है ये, इसकी पावर कितनी लगी हुई है, इसकी पावर 1 है, तो इसकी भी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसकी घात 1 हो गई। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पद है, इसी से हमें पता चला है कि इसकी कोटि 1 है। तो इसकी पावर कितनी लगी हुई है, इसकी पावर 3 लगी हुई है, तो इसकी कोटि हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी यहाँ पे, इसकी घात 3 हो गई यहाँ पे। तो इस तरह से हम घात और कोटि देखते हैं। तो घात तो हम देखते हैं कि जिस पद पे कितनी नंबर घात लगी हुई है वो तो हमारी घात हो जाती है इस तरह से, और जो कोटि होती है वो कितनी बार अधिकतम अवकलन हो रखा वो हमारी कोटि होती है। तो घात और कोटि आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी समझ में नहीं आई हो तो चैप्टर नंबर 1 देख लेना, वहाँ पे मैंने और भी अच्छे से समझाया हुआ है। तो यहाँ पे देखो अवकल समीकरण की घात और हमने कोटि देखी। अब यहाँ पे देखो प्रथम कोटि और प्रथम घात का इक्वेशन दिया हुआ है। इसका मतलब है कि एक ही बार अवकलन किया हुआ है और उसकी पावर भी अधिकतम एक ही होगी। तो यानी कि इसके अंदर हमारे पास dy/dx का पद होगा एक, और ये पद होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं। तो हमारे पास ये स्पर्श की प्रवणता आ गई यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वक्र कुल है एक, इस तरह से इसका अवकल समीकरण ज्ञात करेंगे तो हमें इस तरह से अवकल समीकरण मिलता है। अवकल समीकरण में देख सकते हो आप x और y dy/dx के पद होंगे, कहीं पे भी पैरामीटर्स नहीं होता है। और यहाँ पे इक्वेशन होती है उसके अंदर पैरामीटर होता है c, तो c को हटाकर अवकल समीकरण बनाते हैं हम। तो ये जो अवकल समीकरण है इसके अंदर यह क्या आ रहा है, dy/dx आ रहा है। तो ये dy/dx क्या होता है, एक बिंदु होता है एक्स वाई, उस पर स्पर्श रेखा का जो प्रवणता होता है यानी कि ढाल स्लोप, उसको निरूपित करता है। और ये जो सी होता है यहाँ पे, इसको हम पैरामीटर बोलते हैं, प्रचाल बोलते हैं इसको, ये सवेज अचर होता है। तो यहाँ पे एक अवकल समीकरण लिखता हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने मान लिया इस तरह से एक अवकल समीकरण लिख दिया, y इक्वल टू y dy/dx प्लस x इक्वल टू 0। ये एक अवकल समीकरण है। तो यहाँ पर यदि मैं x और y का मान रख दूं, यानी कि मैंने एक पॉइंट लिख दिया यहाँ पे, x का मान 1 रख दिया, y का मान मैंने 2 रख दिया। यहाँ पे 1 और 2 पुट करूँगा तो मुझे इसका कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा dy/dx का। तो dy/dx का जो वैल्यू है वो 1 2 जो पॉइंट है वहाँ पे स्पर्श की प्रवणता दिखाएगा। इस तरह से समझ सकते हैं हम इसको कि ये जो dy/dx है वो प्रवणता को बताता है। कौन सी इक्वेशन में बताता है, प्रथम कोटि और प्रथम घात की इक्वेशन होती है ना, उसके अंदर इस तरह से बताता है। अब हम यहाँ पे दूसरा इक्वेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो प्रथम कोटि और द्वितीय घात का इक्वेशन, यानी कि उसके अंदर कोटि तो प्रथम होगी, कोटि का मतलब जो अवकलन हो रखा वो 1 टाइम अवकलन हो रखा, लेकिन उसकी क्या है कि घात द्वितीय घात है। द्वितीय घात का मतलब जो ये पद होगा dy/dx का, उसकी पावर 2 होगी। और जब भी पावर 2 होगी तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो इसको हम प्रवणता बोलते हैं। तो इसको मैंने m लिख दिया कि ये होगी इसकी स्लोप हो गई, ये प्रवणता हो गई। तो अब यहाँ पे आप रूट को हटाओगे तो जैसे रूट को हटाओगे आपके पास 2 वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमें एक ही बिंदु पे 2 स्पर्श रेखाएं मिलेगी। ये एक डायग्राम बना के बताता हूँ मैं। मान लो कि ये एक डायग्राम है, सॉरी ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, मैं दोबारा से बनाता हूँ। मान लो कि आपके पास ये डायग्राम है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस पर आप स्पर्श रेखा बनाओगे तो एक स्पर्श रेखा तो इस तरह से बनेगी, और दूसरी स्पर्श रेखा आपको देखोगे तो इस तरह से भी आपको एक स्पर्श रेखा मिलेगी। तो यहाँ पे देखो ये m1 हो गई, मान लिया इसकी डाल m2 हो गई। तो आप देख सकते हो एक ही बिंदु पे आपको 2 स्पर्श रेखा मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है आपके पास, ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जब अवकलन करेंगे तो उसकी पावर कितनी आएगी, 2 पावर आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो अवकलन की घात 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 प्रवणताएं आई है। 2 प्रवणता क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे 2 शाखाएं जा रखी है, एक शाखा तो इसके लिए स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा इसके लिए। तो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पे आपको इस तरह से इक्वेशन मिलेगी वहाँ पे प्रत्येक बिंदु पे क्या होगा, यहाँ पे एक बिंदु है एक्स वाई, यहाँ पे यदि एक बिंदु है एक्स और वाई, तो इस एक्स वाई बिंदु पे क्या हो रहा है, आपको 2 शाखाएं मिल रही है। एक तो ये शाखाएं मिल रही है, एक वृत्त की ये शाखाएं मिल रही है आपको, यानी कि 2 शाखाएं मिलती है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि जब भी इस तरह से कंडीशन बनेगी, यानी कि पावर 2 रहेगी, यानी कि अवकलन की घात डबल घात रहेगा, द्वितीय कोटि का रहे, द्वितीय घात का अवकल समीकरण होगा, तो वहाँ पे क्या होगी, जो वक्र होगा उसके प्रत्येक बिंदु पे आपको प्रवणता के 2 मान मिलेंगे। इस तरह से देखो प्रवणता के 2 मान मिलेंगे, और 2 मान मिलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रत्येक बिंदु होगा उसका, वक्र का प्रत्येक बिंदु होगा उसमें 2 शाखाएं होगी,
इस तरह से देखो, एक शाखा तो ये है, एक शाखा ये है, यहाँ पे शाखा लिखी हुई है, दो शाखाएं होगी। और ये जो सी होता है इसके अंदर वो सवेच अचर होता है जो हमें इंटीग्रेशन करने के बाद मिलता है, जैसे कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स है। यदि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलता है y x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस एक सी मिलता है। ये जो सी होता है इसको हम परचाल भी बोलते हैं, सवेच अचर भी बोलते हैं, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे अवकल समीकरण ज्ञात करना। तो अवकल समीकरण किस तरह से ज्ञात करते हैं हम यहाँ पे ये समझते हैं। तो अवकल समीकरण ज्ञात करना हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी सीखा था। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे उसकी जो क्रिया विधि है वो बता देता हूँ। तो अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दी होती है उसका अवकलन करना पड़ता है। तो ये हो गए हमारे पास सबसे पहली कंडीशन कि हमें सबसे पहले अवकलन करना है समीकरण का। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई और सी में होती है वो इक्वेशन, यानी कि सी का मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे कि मैं एक इक्वेशन लिख के बताता हूँ, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ac नहीं 4ax, वाई इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये परवलय का इक्वेशन है। तो ये जो परवलय का इक्वेशन है आप देख सकते हो यहाँ पे x और y, तो यहाँ पे आपको x भी दिख रहा है और y भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक पैरामीटर c दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है ये इसका पैरामीटर है। क्यों है ये पैरामीटर? क्योंकि देखो a का मान बदलने से इसकी इक्वेशन बदलती है। a का मान जैसे आप अलग अलग पुट करोगे तो आपको परवलय मिलेंगे अलग अलग तरह के, इसलिए इसको हम पैरामीटर बोलते हैं। और ये होता है इसके अंदर ये c से डिनोट किया है यहाँ पे। तो सी के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी आ सकता है। तो इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें इस तरह से इक्वेशन मिलेगी। जैसे आप इसका अवकलन करोगे तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मिलेगा आपको y 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 4a। अब यहाँ पे देखो x तो हट चुका, तो यहाँ पे देखो x भी आ सकता है, माना कि इसमें नहीं आया लेकिन आ सकता है, x भी आ सकता है, y भी आ सकता है और dy अपॉन dx भी आ सकता है। इस तरह से तीनों पद, और ये जो पैरामीटर है वो भी आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैरामीटर भी आ गया। लेकिन जो हमारी अवकल समीकरण होती है उसके अंदर ये पैरामीटर नहीं होता है, इसको हटाना पड़ता है। तो इसको कैसे हटाते हैं? अब यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे आपको दिख रहा है 4ax, तो यहाँ से 4a का मान आप यहाँ से निकाल कर यहाँ पे रख दो तो ये a हट जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से हम a को हटाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा केस, जो दूसरी स्टेप होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन होती है उससे हम c का मान प्राप्त करके ये जो इक्वेशन होती है अवकलन वाली वहाँ से c का विलोप कर देते हैं हम। तो जो हमें मिलता है वो होता है अवकल समीकरण। तो हमें इस तरह से अवकल समीकरण मिल जाता है। और अवकल समीकरण में आपने देखा होगा x और y और dy अपॉन dx के पद होते हैं, वहाँ पे कहीं पे भी पैरामीटर नहीं होता है। अब आपने कई बार अवकल समीकरण में देखा होगा कि आपने एक बार अवकलन करते हैं तो आपको अवकल समीकरण मिल जाती है, कभी कभार आपको 2 बार अवकलन करने के बाद अवकल समीकरण मिलती है। तो वो किस तरह से पता चलता है कि एक बार करना है या 2 बार या 3 बार, किस तरह से पता चलेगा हमें? तो मैं यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिखता हूँ। यहाँ पे देखो y इक्वल टू मैंने लिख दिया यहाँ पे ax प्लस bx की पावर 2, ये एक इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे 2 बार, तब जाके हमें इसका अवकल समीकरण मिलेगा। और ये जो इक्वेशन है यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यदि मैं इसका अवकलन करूँगा तो मुझे एक बार अवकलन करना पड़ेगा और मुझे अवकल समीकरण मिलेगी यहाँ पे। फिर से यहाँ पे हम एक और लिख लेते हैं, x की पावर 2 y स्क्वायर लिख दिया चलो, और यहाँ पे लिख दें हम ax प्लस एक्स स्क्वायर y, हमने इस तरह से लिख दिया। ये हमारे पास मान लो कि ये 3 इक्वेशन है, तो यहाँ पे भी हम इसका एक बार अवकलन करेंगे, हमें अवकल समीकरण मिल जाएगी। तो मुझे कैसे पता चल रहा है कि कितनी बार अवकलन कर रहे हैं? तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 2 पैरामीटर है, a और b, 2 पैरामीटर है इसलिए इसका 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही पैरामीटर है a, इसलिए इसका एक बार अवकलन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक ही पैरामीटर मिल रहा है, ये भी a है और ये भी a, यानी कि एक ही पैरामीटर है। तो यहाँ पे इसका 2 बार, इसका एक ही बार अवकलन करना पड़ेगा, तब जाके हमें इसकी अवकल समीकरण मिलेगी। और अवकलन करने के बाद हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स को हटाते हैं, यानी कि इसको और इसको यहाँ से हटाएंगे तब जाके अवकल समीकरण मिलेगी। यहाँ से एक को हटाएंगे और यहाँ से a और एक्स स्क्वायर दोनों को हटाएंगे अवकलन करके, तब जाके हमें इसकी अवकल समीकरण मिलती है। तो हम इस तरह से अवकल समीकरण ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम एग्जाम्पल भी सोल्व करेंगे कि अवकल समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। और चैप्टर 1 तो हमने अवकल समीकरण का ही पढ़ा था, तो वहाँ पे भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सोल्व किए थे। तो इस चैप्टर में भी हम कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे ये ज्यामितीय व्याख्या करना।
हम अवकल समीकरण होती है हमारे पास और वक्र का कुल होता है अवकल समीकरण का, तो वहाँ पे जो ज्यामितीय व्याख्या करते हैं तो ज्यामितीय व्याख्या किस तरह से करते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाता है कई बार कि ज्यामितीय व्याख्या कीजिए, तो हम उसका मतलब क्या करते हैं वहाँ पे, यहाँ पे इसकी कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है कभी भी एग्जाम में। इसका मतलब यहाँ पे ये कि क्वेश्चन में जब लिखा हुआ होता है कि ज्यामितीय व्याख्या कीजिए, तो ज्यामितीय व्याख्या करने का मतलब क्या है, हमें वहाँ पे क्या लिखना होता है, तो उस क्वेश्चन के अंदर हमें ये आंसर देना होता है कि जो हमारे पास अवकल समीकरण होती है, जो हम इक्वेशन प्राप्त करते हैं, उस इक्वेशन की जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उसका यदि हम डायग्राम बनाए, जैसे कि मैं एक इक्वेशन लिख के बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिख दिया इस तरह से, यहाँ पे लिखता हूँ मैं वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है यदि आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगी x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 इक्वल टू सी। तो आपने देखा होगा कि ये जो वर्त है, क्योंकि वर्त का इक्वेशन ही होता है इस तरह से, तो ये जो वर्त का इक्वेशन है इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बताना है, वो होती है ज्यामितीय व्याख्या। तो यदि मुझे इसकी प्रॉपर्टी बताना है तो मैं क्या बताऊंगा कि ये जो वक्र कुल है इसका कोई भी वक्र लिख ले हम, यहाँ पे सी का कुछ भी मान रखें, वो वर्त जो बनेगा यहाँ पे, वो वर्त हमेशा इसका जो केंद्र होगा वो केवल मूल बिंदु पे होगा। आप कैसे भी बना लो, यानी कि यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूँ इस तरह से, अगर मैं यहाँ पे सी का मान 1 फुट करता हूँ तो मुझे 1 जो रेडियस है एक त्रिज्या का एक वर्त मिलेगा, उसका केंद्र हमेशा ये रहेगा। यदि मैं यहाँ पे सी का मान 4 फुट कर देता हूँ तो यहाँ पे त्रिज्या 2 रहेगी, 4 फुट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, त्रिज्या 2 रहेगी। तो इसका भी वर्त बनाएंगे तो वर्त ऐसा बनेगा और उसका केंद्र है जो हमेशा मूल बिंदु पे रहेगा। और एक और प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं इस इक्वेशन के लिए, यदि हम एक पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचे, मान लो कि इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचे, किसी भी पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचे और उसको मूल बिंदु से मिला दें, तो ये जो स्पर्श रेखा है और ये जो मूल बिंदु और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली ये जो रेखा है, ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कहीं पे भी आप स्पर्श रेखा खींच के देख सकते हो, यहाँ पे खींच के देखा और इसको मूल बिंदु से मिलाओगे तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि हम यहाँ पे दो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे बता दी, एक तो मूल बिंदु की और एक स्पर्श रेखा की। तो ये प्रत्येक के अंदर सेम प्रॉपर्टी आ रही है इस इक्वेशन की, कुछ भी मान रखे हमें सी का, हमें ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। तो इसके बारे में हमने ये बताया, ये होती है इसकी ज्यामितीय व्याख्या कि इसका जो डायग्राम होगा उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें दिखाई देगी। तो इस तरह से हम ज्यामितीय व्याख्या करते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं संच्छेदी, या इसको संवेदी भी बोल सकते हो आप। और यह समछेदी होता है, समछेदी का मतलब होती है कि प्रतिच्छेद करने वाला, लेकिन सम लिखा हुआ है यहाँ पे समछेदी, यानी कि समान रूप से। इसका जो डेफिनेशन है वो इसकी जो जैसे लिखा हुआ उसी के आधार पे। सम का मतलब है समान रूप से, यानी कि एक समान गुणों से हम प्रतिच्छेद करते हैं। एक समान गुणों से काटने वाला जो होता है, कर्व होता है, उसको हम समछेदी बोलते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है उसको एक बार फिर से हम समझते हैं ठीक से, कि वह वक्र जो किसी दिए गए वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को किसी एक समान गुण से काटता है। एक समान गुण से काटने का मतलब यहाँ पे आप ये जो डायग्राम है उसको समझ सकते हो इसको देखकर। यहाँ पे आपको दो तरह के इक्वेशन दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि एक तो ये है जो रेड लाइन में आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर में, ये जो डायग्राम है, और दूसरा है सर्किल का जो ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये जो सर्किल है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि काटता है, लेकिन क्या एक समान गुण से काटता है। एक समान गुण का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जब दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, ब्लू और रेड वाली ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं तो एल्फा एंगल बना रहे हैं। तो अब आप कहीं पे भी देख लो, जहाँ पे भी काट रहे हैं सभी जगहों पे एल्फा एंगल बनेगा, सेम बनेगा। यहाँ पे भी एल्फा एंगल बनेगा, यहाँ पे भी एल्फा एंगल बनेगा, यहाँ पे काट रहे हैं तो यहाँ पे भी एल्फा एंगल बनेगा। यानी कि एक समान गुण से काट रहा है, सभी जगह पे एल्फा एंगल से काट रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये संच्छेदी है, यानी कि एक समान गुण से काटता है, तो उस वक्र कुल को हम क्या बोलते हैं, संच्छेदी बोलते हैं। अब संच्छेदी के अंदर यहाँ पे तो एक समान गुण हो गया, अब वो एक समान गुण है उसका हम नाम फिक्स कर दे, जैसे कि हम नेक्स्ट डेफिनेशन समझेंगे। यहाँ पे देखो ये है यहाँ पे लंबकोणीय समच्छेदी। लंबकोणीय समच्छेदी का मतलब क्या है कि हमारे पास संच्छेदी तो होगा, समच्छेदी होगा, लेकिन किस तरह से होगा, वो लंबकोणीय होगा। लंबकोणीय का मतलब क्या है कि वो 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करने वाला होगा। जहाँ पे भी एंगल बनेगा प्रतिच्छेद करने के बाद 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि वक्र कुल का जो प्रत्येक सदस्य होगा, प्रत्येक सदस्य को क्या होता है कि समकोण पे काटता है। अब समकोण पे कैसे काटता है तो हम डायग्राम से समझ सकते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे देखो रेड लाइन और ब्लू सर्किल है,
तो यहाँ पे जहाँ पे भी प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो यदि मैं यहाँ पे एक स्पर्श रेखा बनाऊँ, इस बिंदु पे एक स्पर्श रेखा बनाऊँ तो मुझे एक 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। यदि मैं यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बनाऊँ तो यहाँ पे मुझे एक 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। यहाँ पे बनाऊँ तो यहाँ पे भी आप किसी भी प्रतिच्छेद बिंदु पे देख सकते हो, सभी पे स्पर्श लाइन खींचने पर 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पे देखेंगे तो हमें 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। अगर यहाँ पे स्पर्श लाइन बनाऊँ, मैं स्पर्श लाइन बनाऊँगा तो यहाँ पे भी मुझे 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। यानी कि सभी जगहों पे गुणधर्म सेम है, हमें हमेशा सेम एंगल मिल रहा है। और वो एंगल कितने का मिल रहा है? 90 डिग्री का। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? समकोण पे काटने वाला, यानी कि लंब कोणीय संच्छेदी। एक और पढ़ते हैं हम यहाँ पे डेफिनेशन, वो है कि समलांबिक वक्रकुल। समलांबिक का मतलब क्या है कि अभी हमने पढ़ा था लंब कोणीय समच्छेदी, ये वही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि दो वक्र नहीं होते, एक ही वक्र होता है। अभी हमने पढ़ा था जिसके अंदर इस तरह से लाइनें थी, इस तरह से लाइनें के साथ क्या था, हमारे पास वर्त भी बने हुए थे इस तरह से। तो यहाँ पे दो तरह के वक्रकुल हो गए थे, एक तो वर्त का और एक लाइन का। तो ये तो दो तरह के हो गए, लेकिन यहाँ पे अब हम दो तरह की बात नहीं करेंगे, हम केवल एक ही वक्रकुल की बात करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये एक ही वक्रकुल का इक्वेशन है, ये पूरा ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ये एक ही वक्रकुल के लिए बना हुआ है। लेकिन इसका खुद का जो वक्र होता है वो स्वयं के जो दूसरे वक्र होते हैं उसको 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करता है। जैसे कि मान लो कि इस कर्व की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो कर्व है यहाँ पे, ये जिस पे मैंने रेड कलर किया है, ये जो कर्व है ये पूरा कर्व इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। इसके जितने भी शाखाएं हैं यहाँ पे देख सकते हो आप, इसकी खुद की शाखा को 90 डिग्री पे, इसकी जो दूसरी शाखाएं बचती है उन सबको ये 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसको 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो इसको भी 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद कर रहा है। या आप दूसरी लाइन देख सकते हो, यदि मैं इसको ये रेड कलर कर रहा हूँ, ये जो है ये मान लिया इसकी एक शाखा है, तो इसकी जो दूसरी शाखाएं बच रही है, मान लो ये शाखा है, इसको 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको 90 डिग्री पे। यानी कि स्वयं यहाँ पे आप इसकी जो डेफिनेशन है उससे आप समझ सकते हो इसको, यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन है इससे आप इसको समझ सकते हो। जहाँ यहाँ पे देखो दिए हुए वक्रकुल का प्रत्येक सदस्य, यानी कि इसका कोई भी एक सदस्य हो सकता है, वो सदस्य इसके जो दूसरे सदस्य अन्य शेष सदस्य उन सबको समकोण पे काटता है, तो उसको हम बोलते हैं समलांबिक वक्रकुल, यानी कि जो अपने ही सदस्यों को काटता है 90 डिग्री पे। अब हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे लंब कोणीय संच्छेदी ज्ञात करना, कि अभी हमने लंब कोणीय संच्छेदी पढ़ा था, उसकी जो इक्वेशन उसकी डेफिनेशन समझा था, उसको हम ज्ञात कैसे करते हैं, किस तरह से प्राप्त करते हैं उसका इक्वेशन। तो इक्वेशन प्राप्त करने के लिए हमारे पास देखो दो तरह से इक्वेशन आती है, एक तो होती है कार्तीय रूप में, कार्टेशियन फॉर्म, और होती है पोलर फॉर्म यानी कि ध्रुवीय रूप में। यानी कि ये जो होती है वो एक्स और वाई के पदों में होती है, और ये होती है ध्रुवांतर, ध्रुवांतर को हम आर बोलते हैं, तो आर और थीटा के पदों में होती है, ये एंगल होता है वहाँ। तो इस तरह से जो इक्वेशन आती है, तो यहाँ पे दो प्रकार की इक्वेशन हो गई, एक तो एक्स वाई वाली और एक आर थीटा वाली इक्वेशन। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए अलग मेथड है, इसको सोल्व करने के लिए अलग मेथड है, लेकिन दोनों मेथड एक जैसे हैं, बस केवल एक ही लाइन का अंतर है। तो हम दोनों को अलग अलग करके समझते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले कार्तीय रूप को समझेंगे कि कार्तीय रूप की जो इक्वेशन होती है उसको हम किस तरह से सोल्व करते हैं। तो कार्तीय रूप की जो इक्वेशन होती है वो सबसे पहले हम अवकल समीकरण ज्ञात करते हैं उसका। तो हमारे पास जो दिया हुआ वक्रकुल है उसका हम क्या करेंगे, अवकल समीकरण ज्ञात करेंगे। अवकल समीकरण ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हमारे पास उसके अंदर जो dy/dx आएगा उसको हम बदल देंगे। किस तरह से बदलेंगे, -dx/dy। तो आपको ध्यान में रखना है dx यहाँ पे नीचे है, तो यहाँ पे क्या हो गया, dx ऊपर हो गया। यानी कि इसको उल्टा करना है, उल्टा करने के बाद माइनस का चिन्ह लगाना है, तब जाके हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी हमें ये लंब कोणीय संच्छेदी की इक्वेशन मिलेगी वो। और लंब कोणीय संच्छेदी की इक्वेशन मिलेगी हमें अवकल समीकरण मिलेगी इस तरह से, तो लेकिन उसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमें जो मेन इक्वेशन है वो मिल जाएगी। इसी तरह से अब हम ये पोलर फॉर्म में समझते हैं, ध्रुवीय रूप में। तो ध्रुवीय रूप के अंदर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम उसका अवकल समीकरण ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ पे भी अवकल समीकरण ज्ञात कर रहे हैं और यहाँ पे भी अवकल समीकरण ज्ञात कर रहे हैं, दोनों जगह सेम प्रोसेस है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस तरह से r dθ/dr मिलेगा हमें। तो ये जो होगा उसको हम चेंज करेंगे,
माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसको उल्टा करके लिखेंगे, इस तरह से उसको प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अवकल समीकरण मिलेगा, ये लंबकोणीय संच्छेदी मिलेगा। तो अब यहाँ पे यदि आपको ये याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है आर डी थीटा अपॉन डी आर कि इसको हमें बदलना है, यदि ये आपको याद नहीं रहता तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो कि जो आपने टेन पाई पढ़ा होगा, यानी कि स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर के जो मध्य का कोण होता है वो होता है पाई। तो ये आपने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा हो तो इसको आप ध्यान मत देना, ये जो मैं बता रहा हूँ, और आपने पढ़ लिया हो इसके बारे में तो अच्छी बात है, इससे आप याद रख सकते हो इसको, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है आर डी थीटा अपॉन डी आर। ये जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ये देखो ये जो पद होता है ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है, यहाँ पे आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो यदि आपको ये याद नहीं रहता आर डी थीटा अपॉन डी आर तो आप टेन पाई याद रख सकते हो कि जो टेन पाई का फॉर्मूला होता है ये वही आता है यहाँ पे, और यहाँ पे इसको उल्टा करके लिखा हुआ है, यानी कि टेन पाई है तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, माइनस कोट पाई, क्योंकि उल्टा करके लिख दिया तो यहाँ पे भी हमने उल्टा करके लिख दिया। टेन का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा क्या होता है, कोट होता है, कोट पाई, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह भी लगाना है इसलिए हमने इस तरह से लिख दिया। तो इस तरह से प्रतिस्थापित करते हैं। तो अब यहाँ पे हमने इसकी जो डेफिनेशन है और इसको फाइंड करने का जो तरीका है वो तो हमने समझ लिया है यहाँ पे। अब हमने एक और समझा था कि समलंबिक लंबकोणीय संच्छेदी पढ़ा था हमने, यानी कि स्वयं को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करने वाला। तो उसका जो इक्वेशन कैसे ज्ञात करते हैं तो वो तो हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे अब हम आगे। उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। कभी कभार क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में हमें इस तरह से लिखा हुआ नहीं आता है, हमें डायरेक्ट हिंदी में ऐसे लिखा हुआ आ जाता है ध्रुवीय स्पर्श। तो जब भी ध्रुवीय स्पर्श लिखा हुआ हो तो उसका मतलब आपको समझना है कि यहाँ पे आर सेक पाई लिखा हुआ है। तो सेक पाई का मान आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है टेन पाई का, तो टेन पाई से आप त्रिकोणमिति का कोई भी वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको यदि ध्रुवीय स्पर्श लिखा हुआ आ जाए क्वेश्चन में तो ध्रुवीय स्पर्श इस तरह से होती है उसकी इक्वेशन, और यदि आप डायग्राम में देखना चाहते हो तो वो होता है पीटी, यानी कि ये जो होता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है ध्रुवीय स्पर्श। इसी तरह ध्रुवीय अधो स्पर्श, ध्रुवीय अभिलंब और ध्रुवीय अधोलंब ये आप याद रख सकते हो। वैसे भी ये फॉर्मूले यदि शायद आपने पहले पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े हो तो आप यहाँ पे याद रख सकते हो, और डायग्राम को भी याद रखना है आपको कि डायग्राम में किस तरह से होते हैं। तो इस पे भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया भी है इसके अंदर। तो अभी हम यहाँ पे इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।